हेलो दोस्तों, आज हम अभिक्रिया की आणविकता का अध्ययन करेंगे। ये हमारी केमिकल काइनेटिक का थर्ड लेक्चर है, जिसमें से हम अभिक्रिया की आणविकता का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता से पहले हमने अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन किया। अभिक्रिया की कोटि के बाद हमने प्राथमिक अभिक्रिया का अध्ययन किया। प्राथमिक अभिक्रिया के बाद हमने जटिल अभिक्रिया का अध्ययन किया। एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। जैसे क्या होता है कि अभिक्रिया की कोटि मैंने बताया था कि मोलर सांद्रता की घाताओं का योग कर दो तो आपके पास उस रिएक्शन की आपके पास कोटि आ जाती है। ठीक है। ऐसे प्राथमिक अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया की केवल एकल स्टेप में, कभी वन स्टेप में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओनली वन स्टेप में करती है। तो ये रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ओनली इन वन स्टेप में करती है, तो वो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन यानी प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है। यानी एलिमेंट्री जो रिएक्शन है वो ओनली वन स्टेप में होती है। लेकिन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो जटिल अभिक्रिया है, वो जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। यानी वो रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो फॉर्मेशन करती है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है, उसका निर्माण एक से अधिक पदों में करती है। तो उसको भी समझाया था। जटिल अभिक्रिया में मैंने आपको वेग निर्धारक पद भी बताया था। जो मंद पद होता है उसे वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि जो अभिक्रिया की जो वेग नियम है वो मंद पद द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद मैंने मध्यवर्ती बताया था कि मध्यवर्ती एक स्टेप में तो क्या हो जाता है, मतलब एक स्टेप में तो उसका निर्माण हो जाता है और दूसरे में उसको प्रोड्यूस, मतलब दूसरे में इसको क्या कर लिया जाता है, प्रयुक्त कर लिया जाता है। ये था जटिल अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है वह आप समझ लो और मैं बता देता हूं अभिक्रिया की आणविकता को। ठीक है। जो प्राथमिक अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया नहीं, जो प्राथमिक अभिक्रिया है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओनली वन स्टेप में करती है, वो आपकी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन यानी प्राथमिक अभिक्रिया। लेकिन जो आपके प्राथमिक अभिक्रिया है, क्या प्राथमिक अभिक्रिया, वो प्राथमिक अभिक्रिया जो है, वो प्राथमिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो स्पीसीज हैं, यानी जो आपके भाग लेने वाले स्पीसीज जो कौन कौन से अणु हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, ये तीनों अभिक्रिया जब ये रासायनिक अभिक्रिया करें तो ये अणु, परमाणु और आयन एक साथ टक्कर करें तो ये टक्कर करें तो ये रासायनिक अभिक्रिया वाले टक्कर के फलस्वरूप जब ये टक्कर करेंगी तो ये क्या कर, जब ये टक्कर करेंगे, देखो ये तीनों आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक है। जब ये टक्कर करेंगी तो रासायनिक अभिक्रिया बनती है, यानी इसके फलस्वरूप क्या बनती है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। और जब रासायनिक अभिक्रिया बनेगी तो उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसका अर्थ क्लियर कर देता हूं। जैसे क्या होता है कि एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है, वो प्राथमिक अभिक्रिया है, वो एक स्टेप में क्लियर होती है, यानी एक ही पद में वो अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बना देती है। तो उसी अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें अणु भी भाग लेते हैं, परमाणु अणु। तो प्राथमिक अभिक्रिया में अब इन्हीं को स्पीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। अब ये स्पीसीज बनने की दर, यानी स्पीसीज जो बना, ये जो बने, इनकी संख्या ली जाती है। ये अणु है तो उसमें कितने अणु, जैसे रिएक्शन में कितने अणु हैं उसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या जो एक साथ क्या कर दे, टक्कर कर दे, इन तीनों की संख्या ली जाती है। इन तीनों की क्या ली जाती है, संख्या। और ये संख्या जब टक्करें करेंगी तो रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो और यही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है। एक बात विशेष ध्यान रखना, अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं में नहीं होती, क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता
केवल उनकी बताई जा सकती है जो एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लेते हैं। यानी जो आपके पास जो आप जैसे किसी भी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख दो और वो कहते हो कि आप उसकी आणविकता बताइए, तो आणविकता जब ही बता पाओगे जब वो रिएक्शन केवल वन स्टेप में हो। तो अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं पर नहीं, क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वन स्टेप में बनाती है, जबकि जो कौन सी प्राथमिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनाती है, ओनली वन स्टेप में। लेकिन जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में बनाती है, यानी मोर देन वन स्टेप में बनाती है। तो इसका मतलब अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं पर नहीं की जाती है। तो ये है अभिक्रिया की आणविकता। जटिल अभिक्रिया पर क्यों नहीं की जाती है, इसका भी रीजन क्योंकि प्राथमिक अभिक्रिया है वो एक ही स्टेप में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में यानी स्टेप में बनाती है। तो अभिक्रिया की आणविकता केवल उनके बताई जा सकती है जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन केवल वन स्टेप में करे। तो और वन स्टेप में रिएक्शन करने वाली कौन सी है, प्राथमिक अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो ये था अभिक्रिया की आणविकता के दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। वो अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती और ना ही कभी भिन्नात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती। तो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता सादे पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या। तो एक तो पॉइंट ये है कि शून्य भिन्नात्मक नहीं होती, एक ये कि पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या होती है। तो ये है अभिक्रिया की आणविकता, क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं पर नहीं होती। इसका मैंने क्लियर रीजन भी क्लियर कर दिया कि प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक स्टेप में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा स्टेप में क्या करती है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। तो फिर शून्य भिन्नात्मक नहीं होती, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो ये है। एक बात और बता देता हूं इसके अंदर कि जटिल अभिक्रिया के क्रियाविधि का प्रत्येक पद की आणविकता बदलाई जा सकती है। जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि के प्रत्येक पद, क्योंकि जटिल अभिक्रिया का प्रत्येक पद तो प्राथमिक अभिक्रिया होता है, इसलिए जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक पद की आणविकता तो आप बता सकते हो, ठीक है, बता लो। लेकिन समग्र अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि समग्र अभिक्रिया तो सबकी होती है, ठीक है, तो वो होती है समग्र अभिक्रिया। अब सुनो, जैसे कि क्या होता है, तो मैंने अभी क्या बताया कि जटिल अभिक्रिया पर की क्रियाविधि का प्रत्येक पद की आप आणविकता बदलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया जो जटिल अभिक्रिया है उसकी आणविकता जो है वो इसलिए बताई जा सकती है क्योंकि इसका प्रत्येक पद प्राथमिक अभिक्रिया का होता है। मैंने जटिल अभिक्रिया में भी आपको पढ़ाया था कि जटिल अभिक्रिया का जो प्रत्येक पद है वो प्राथमिक अभिक्रिया का होता है, ठीक है। अब सुनो दूसरा, तो कितने हुए, ठीक है, पॉइंट। अब सुनो, जटिल अभिक्रिया की कोटि जो होती है, जो अगर मैं आपकी बात करूं जटिल अभिक्रिया की कोटि, वो जटिल अभिक्रिया की कोटि, जैसे आपको बतानी है जटिल अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या? ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसलिए इसकी क्या है, तो ऑर्डर ऑफ, जो ये ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है यानी जटिल अभिक्रिया की जो कोटि होती है
उसकी क्रियाविधि के मंद पद की, जो मंद पद की आणविकता होती है, मंद पद की आणविकता के क्या होती है, जो मंद पद की जो आणविकता होती है ना, उसके क्या होती है, समान होती है, समान होती है। ये तो जटिल अभिक्रिया की कोटि जो है वो मंद पद की आणविकता के समान होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया, जैसे क्या है कि वो भाग लेने वाले अणुओं की बात कर रहा है, वो ऐसे नहीं कह रहा कि जैसे मंद पद की आणविकता तो जटिल अभिक्रिया की कोटि की मंद पद की आणविकता तो समान है। अब मैं मान लो मैं कोई रिएक्शन लिख दूं और आपसे पूछूं उसकी आणविकता, तो आप ऐसा नहीं कि उसकी आणविकता कैसी बता दो, नहीं, उसमें भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन की संख्याओं की गिनकर आप उसकी आणविकता बता सकते हो। जैसे मान लो आणविकता के आधार पर, जैसे हम मान लो अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं, जैसे आपके पास एक अणुक अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, एक अणुक अभिक्रिया है, वो एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया, जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी और वो अभिक्रिया थी NH4 NO2, NH4NO2 चेंज होती है N2 प्लस 3H2O, H3 तो उस अभिकारक की ली जाती है, उत्पाद की नहीं ली जाती। अब सुनो, ये एक अणु के और ये प्राथमिक अभिक्रिया, क्योंकि ये एकल स्टेप में पूर्ण हो रही है, ठीक है, तो इसकी हम आणविकता बतलाई जा सकती है। तो देखो आणविकता बराबर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ NH4NO2 में कितने अणु हैं, ठीक है, तो इसलिए एक। अगर मैं द्वि अणु की बात करूं, किसकी बात करूं, द्वि अणु, देखो द्वि अणु अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं, द्वि अणु अभिक्रिया, ठीक है, तो द्वि अणु अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, द्वि अणु अभिक्रिया की, तो इसकी मैं रिएक्शन लिखता हूं आपको। तो देखो 2HI है, 2HI भाग गर्म करने पर H2 प्लस I2 होते हैं। तो आणविकता केवल अभिकारक की बताई जाती है, उत्पाद की नहीं बताई जाती। तो आणविकता बराबर कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही जब 3 आएगी तो 3 हो जाएगी, ऐसे ही 3 होगी जब 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये है अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, दिखाया ना आपको साफ साफ। ठीक है, तो ये था, तो मंद पद की आणविकता समान होती है, ठीक है। जटिल अभिक्रिया, ये पूरा पॉइंट है कि जटिल अभिक्रिया की कोटि जो है वो मंद पद की आणविकता के समान होती है। तो ये एक ही पॉइंट है, कहीं आप समझ रहे हैं अलग अलग लिख दिया, ठीक है, नहीं, ये एक ही पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पर जैसे जो अभिक्रिया की आणविकता है इसके भाग बता दिए, जैसे एक अणु का अभिक्रिया है तो एक ही अणु का अभिक्रिया है, 2 है तो 2 ले लें, एक अणु जैसे अणु है तो इसमें एक अणु भाग ले रहा तो अभिक्रिया आणविकता क्या हुई, 2 अणु के 2 अणु भाग ले रहे तो 2, ऐसे अगर 3 होते तो 3 के ले लेते अपन, है ना। जैसे देखो, जैसे अगर मैं 3 की लेके दिखाऊं आपको, इसकी 3 की, तो देखो 3 अभिक्रिया की लेके दिखाते हैं, आ जाओ। जैसे इसको मिटा देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं उसकी जगह पे, इनको अभिक्रियाओं को तो लिखने नहीं दो आप, ऐसा अभिक्रिया है ना। तो देखो ऐसा अगर मेरे को 3 की लिखनी है तो 3 की लिख देते हैं, 3 अणु अभिक्रिया, 3 अणु अभिक्रिया। तो देखो 3 अणु अभिक्रिया लिखते हैं हम, तो अभिक्रिया क्या आएगी कि इसकी रिएक्शन क्या आएगी, देखो 2NO प्लस O2 चेंज इनटू, बताओ क्या बनेगा, 2NO2, 2NO2 तो बनेगा 2NO2। अब अभिकारक में भाग लेने वाले अणु कितने थे, 2 इसके और 1 इसका। तो फिर अगर इसकी आणविकता आपसे पूछे तो आप बता दोगे कि आणविकता कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो ये इसके प्रकार है, पहला एक अणु का अभिक्रिया। अब आप देख लो, हर पद
प्राथमिक अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन केवल वन स्टेप में करते हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? प्राथमिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता देता हूँ। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, वो परमाणु, अणु या आयन जो है उनकी संख्या को संगठ करवाकर यानी टक्कर करवाकर उसके फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है वो ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, पहली बात। और विशेष बात, अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है, प्रायोगिक मान नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया की कोटि थी वो थी प्रायोगिक मान, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता है वो आपकी प्रायोगिक मान नहीं, सैद्धांतिक मान है। तो ये भी नोटिस कर लेना। ठीक है, ऐसे ही अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के ऊपर होती है, जटिल की नहीं होती। और मैंने आपको बताया कि जटिल अभिक्रिया है उसकी कोटि उसकी क्रिया विधि के मंद पद की क्या होती है? समान होती है, आणविकता के समान होती है। फिर मैंने आपको उसके आधार बता दिए कि एक अणु का अभिक्रिया द्विआण्विक और ये। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बने कि अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में आप अंतर बताइए, तो आप बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता शून्य तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे भी बता सकते हो। और आप बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता है प्राथमिक अभिक्रिया पर तो लागू हो जाती है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं पर नहीं होती। तो ये ऐसे अंतर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा, इसको मैं डाल देता हूं पहले। तो ये अभिक्रिया की आणविकता हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या है? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में इसको सूडो यानी ये झूठी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? झूठी। अगर हम इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया करें तो ये वैसे वास्तव में तो जैसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो वास्तव में तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन इसका एक अभिकारक जो होता है, एक अभिकारक क्या? एक केवल वन अभिकारक, ओनली वन रिएक्टेंट जो होता है वो वन रिएक्टेंट जल के आधिक्य में उपस्थित होता है। तो जो एक अभिकारक है वो जल के आधिक्य में उपस्थित होता है, जल के आधिक्य में उपस्थित होता है। इसलिए वो अभिक्रिया जो है ये क्या है? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की तो होती है, लेकिन इसका एक अभिकारक के आधिक्य में होने के कारण, जल के आधिक्य में ले लो या फिर किसके ले लो, जल के आधिक्य में ले लो, तो आधिक्य तो किसका? जल के तो ना। तो अब एक अभिकारक आधिक्य में उपस्थित होता है, एक अभिकारक क्या होता है? आधिक्य में उपस्थित होता है। तो इसलिए वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। तो इसलिए ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन बनता है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो ये झूठी क्यों है? जैसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक अभिकारक जो होता है वो आधिक्य में उपस्थित होता है।
इसलिए छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जबकि वास्तव में तो द्वितीय कोटि की होनी चाहिए। वास्तव में तो कौन सी द्वितीय कोटि की होनी चाहिए? वास्तव में तो ये द्वितीय कोटि की होनी चाहिए। कौन सी कोटि की होनी चाहिए? द्वितीय कोटि की होनी चाहिए। लेकिन होती किसकी? प्रथम कोटि की। क्योंकि प्रथम कोटि की जैसे वास्तव में तो द्वितीय कोटि होती, अगर एक अभिकारक आधिक्य में नहीं होता तो द्वितीय कोटि होती, लेकिन इसका एक अभिकारक आधिक्य में उपस्थित होता है, तो इसी की वजह से ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? छठम प्रथम कोटि। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बोल देता हूं कि वह द्विआण्विक रासायनिक अभिक्रिया जो वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन परंतु एक अभिकारक है वो के आधिक्य में उपस्थित होने के कारण ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसे छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, किसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण समझा देता हूं मैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो आपको उदाहरण समझा देता हूं। जैसे आपके पास 100 शर्करा है, उस 100 शर्करा का प्रतिलोमन ले लो। किसका ले लो? 100 शर्करा का प्रतिलोमन। जैसे C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है, C12H22O11 प्लस H2, इसकी अभिक्रिया करवाई यानी H प्लस में, तो आपको पता है C6H12O6, C6H6 और H12O6, तो ये तो कहलाता है ग्लूकोज और ये क्या कहलाता है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो H प्लस और ये हमारी क्या कहलाती है? सुक्रोज। ठीक है, ये सुक्रोज कहलाती है। अगर हम इसका वेग नियम लिखें तो वेग नियम केवल इसी का ही लिखा जाएगा, वेग बराबर के C12H22O11, तो ये इसका वेग नियम भी हो जाता है। ठीक है, इसका क्या कहलाता है? ये वेग नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होती है, लेकिन इसका अगर एक अभिकारक क्या होता है? ये H2O तो होता है आधिक्य में। H2O मैंने बताया था जल आधिक्य होता है, तो जल के आधिक्य में ही होता है, तो ये H2O आधिक्य में होता है, यानी तो फिर ये दो रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट किस में हो गया? आधिक्य में, तो इसलिए ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसे छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभिक्रिया की अर्धायु होती है। क्या? अभिक्रिया की अर्धायु। अब हम अभिक्रिया की अर्धायु पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की अर्धायु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभिक्रिया की अर्धायु को पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया की अर्धायु इसे कहते हैं हाफ टाइम रिएक्शन, हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन। यार ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया की अर्धायु। अब सुनो, किसी अभिक्रिया के लिए वह सांद्रता जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी हो जाती है,
तो ये क्या कहलाता है? अभिक्रिया की अभिक्रिया की अर्धायु, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या हो गई? आधी हो गई। अगर मैं अभिक्रिया की अर्धायु को समझाऊं तो इसको ऐसे, जैसे इसको एक बार बताता हूं, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता कैसे घटकर आधी होती है, घटकर आधी हो जाती है, और इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब समझाता हूं क्या आ जाएगा। ये तो इसकी जानकारी थी। ठीक है, तो मान लो जैसे आपके पास क्या हुआ, जैसे उसको समझाने के लिए मिटाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा जगह चाहिए, जगह की थोड़ी इसका मैं तो आ जाओ समझाता हूं। यदि अभिकारक की, मेरे पास किसी अभिकारक है और उस अभिकारक की मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता, यानी प्रारंभिक सांद्रता R0 है। ठीक है, क्या है मेरे पास? R0, सॉरी R0। ठीक है, ये मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता है। अगर मैं इसकी अर्धायु टी हाफ है, क्या है? टी हाफ। अर्धायु क्या है? टी हाफ। तो मैंने देखा कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता तो R0 है, यानी फर्स्ट कंसंट्रेशन, लेकिन जब टी हाफ समय पश्चात देखा, आधी समय पश्चात देखा, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर उसकी आधी हो गई। तो यानी अभिकारक की सांद्रता टी हाफ समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, यानी सांद्रता क्या हो गई? सांद्रता R0/2 हो गई। तो ये डेफिनेशन लिखी थी मैंने वहां पर कि किसी अभिक्रिया के लिए वह सांद्रता जिसमें प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, वो अभिकारक की क्या कहलाती है? अर्धायु। जैसे मान लो ऐसे एक वैसे कंप्लीट एक सेंस से समझाता हूं। देखो, जैसे आपके पास अभिकारक है, यानी रिएक्टेंट है, और वो चेंज हो जाता है उत्पाद में। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, मैंने रिएक्टेंट ले लिया, उत्पाद में चेंज हो गया। तो मैंने देखा समय t बराबर 0 पर सांद्रता, यानी मैंने उसकी प्रारंभिक सांद्रता देखी। तो यदि t बराबर 0 समय पर मैंने उसकी प्रारंभिक सांद्रता देखी, क्या देखी मैंने? उसकी प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, उसकी मैंने प्रारंभिक सांद्रता देखी। तो प्रारंभिक सांद्रता जो है ठीक है, वो प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या हो गई? आधी हो गई। क्या हो गई बेटा? आधी हो गई। कैसे? जैसे मैंने t बराबर 0 समय पर देखा कि प्रारंभिक सांद्रता तो अभी R0 है, जैसे मैंने लिखा है वहां पर, तो यहां लिख देता हूं R0। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? t बराबर समय हुआ। अब मैंने देखा समय t पर सांद्रता देखी। अब समय t बराबर, यानी जो t था, t बराबर t समय पर देखा, तो समय t पर देख लो, समय t पर सांद्रता, ठीक है, तो समय t पर सांद्रता क्या रहेगी बताइए? RT, ठीक है, RT समय पर R0 माइनस एक्स, यानी इसमें से लगा दी। तो और यहां पर क्या रह गई? x, क्या रह गई? x। अब समय t हाफ पर देखा, तो समय t हाफ पर
मैंने कहा था आधी सांद्रता है, अब पर सांद्रता देख लो आप, सांद्रता समय t हाफ पर सांद्रता। तो अब बताओ आप समय t हाफ पर सांद्रता क्या होगी, है बता सकते हो? तो समय t बराबर बल इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता r0 थी और मैंने कहा था प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या हो जाती है आधी, तो वो क्या कहलाती है अभिक्रिया की अर्धायु। तो RT हाफ समय पर R0 बाई 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी R0 बाई 2, और यहां पर भी R0 बाई 2। तो ये अभिक्रिया की बात है कि अगर कोई रिएक्शन है उत्पाद में और आपकी अभिक्रिया की अर्धायु निकालनी है, तो आपको अगर उसकी प्रारंभिक सांद्रता उसका आधा कर दो तो आपके पास की अभिक्रिया की अर्धायु है। जैसे t समय पर देखा तो R0 थी, फिर t समय पर अगले t समय पर देखा तो घट गई, घटती चली गई। फिर हमने क्या किया t हाफ समय पर यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा, तो R0 है। तो ये कहलाती है अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद कल हम शून्य कोटि अभिक्रिया की चर्चा करेंगे। थैंक यू।